हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। आज की वीडियो में 30 एमसीक्यूज़ होंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर हम बना रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। देखिए, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कम से कम एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड रहेगा, चाहे बाकी फैक्टर हम चेंज ही क्यों ना कर रहे हो। मतलब कि बाकी जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जो एक फैक्टर है वो क्या रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, एट लीस्ट वन फैक्टर इज़ फिक्स्ड। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है ये शॉर्ट रन फंक्शन इसे कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, विद टाइम इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। देखिए, कौन सी स्टेज को कहा जाता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, तो वो स्टेज 3 को कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में जो होता है एमपी जो होता है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है। और टीपी जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। स्टेज 2 में जो है एमपी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि टीपी वो मैक्सिमम पर होता है। ठीक है ना, वो एक मैक्सिमम कांस्टेंट लाइन में आ जाता है। लेकिन स्टेज 3 में क्या होता है, जो एम टीपी है, ठीक है, वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है, और जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द टोटल प्रोडक्ट कर्व। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो टोटल प्रोडक्ट कर्व होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, वो चेंज करती है अपना कर्वेचर, यानी कि जो स्लोप होता है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर जाता है, तो वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट। देखिए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है इंक्रीजिंग स्टेट में। ठीक है, किसमें, इंक्रीजिंग रेट में। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, जब वो ज़ीरो होता है ना, मतलब स्टेज 2 में क्या होता है कि वो इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट में। ठीक है, लेकिन ये बात स्टेज 1 की चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड है। देखिए, एवरेज प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है, वो होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं और उनको बनाने में हमारे 10 जिसे कह रहे हैं इनपुट लग रहे हैं या फैक्टर लग रहे हैं, तो भाई एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये होता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्ट इनटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, यानी कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डी, स्लोप ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। देखिए, इसका राइट आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ अ फार्मर एड्स मोर फर्टिलाइजर टू अ फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड एंड द एडिशनल यील्ड स्टार्ट्स फॉलिंग, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग। देखिए, अगर एक लिमिटेड यानी कि एक फिक्स टुकड़ा है लैंड का, लगा लो एक कनाल है, उसमें अगर वो फर्टिलाइज़र ऐड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक टाइम आएगा कि जो एडिशनल यील्ड जो जो उसे
एक्स्ट्रा जिसे कह रहे हैं जो क्रॉप हो रही थी वो फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, उसमें अगर ज़्यादा इनपुट आप लगाओगे तो एक टाइम आएगा कि जो वो आउटपुट है वो फॉल करेगा, ठीक है ना। अब वो फार्मर कौन सी सिचुएशन को फील कर रहा है, कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहली है विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग स्टेज 2। स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ना है और ये स्टेज 2 के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। बोथ MP एंड AP आर राइजिंग, MP इज नेगेटिव, बोथ MP एंड AP आर फॉलिंग बट पॉजिटिव, TP इज फॉलिंग। देखिए MP और AP राइजिंग होंगे स्टेज 1 में, MP नेगेटिव होगा स्टेज 3 में, लेकिन बोथ MP एंड AP जो हैं वो फॉल कर रहे होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे स्टेज 2 में, तो राइट आंसर आएगा C। और जो TP जो होता है फॉलिंग, ये भी स्टेज 3 में होता है, ठीक है। स्टेज 1 में TP जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है इंक्रीजिंग रेट में, स्टेज 2 में TP इंक्रीज़ कर रहा होता है पर डिक्रीजिंग रेट में, और स्टेज 3 में जो है वो डिक्रीज़ करना यानी कि डिमिनिश करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द स्लोप ऑफ द। देखिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो किसकी स्लोप होता है, तो वो टोटल प्रोडक्ट कर्व की स्लोप होता है। ओके, ये याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कर्व के लिए होती है मार्जिनल प्रोडक्ट की स्लोप। क्वेश्चन नंबर 9 है रिटर्न्स टू स्केल रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन। देखिए रिटर्न टू स्केल इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात पूछी जा रही है कि रिटर्न ऑफ स्केल का क्या मतलब है। देखिए रिटर्न टू स्केल एक होता है रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो होता है शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन के लिए हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इसमें जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं ना उनको सेम प्रोपोर्शन में चेंज किया जाता है, ठीक है ना, और ये लॉन्ग रन में होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा C, ऑल फैक्टर्स आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा C। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ इनपुट्स आर डबल्ड एंड आउटपुट इंक्रीज्ड बाय एग्जैक्टली डबल इट इज। देखिए अगर हमने इनपुट को डबल कर दिया, ठीक है ना, पहले अगर 10 रुपये लगा रहे थे अब आपने 20 रुपये लगा लिए, उस 10 रुपये से आप जो है 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब वो भी 20 बनना स्टार्ट हो गए, तो वो क्या है, ठीक है ना, तो वो सिंपली कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ओके, तो राइट आंसर आएगा B। क्वेश्चन नंबर 11 है द कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट। देखिए जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लेट टू आ। देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो किसको लीड करती है, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का क्या जो है मतलब है। देखिए इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स का सिंपली मतलब है लोअर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं एक एडिशनल कॉस्ट जो आप बेयर करना पड़ती है आपको, वो एज़ कम्पेयर टू लेस है, यानी कि विथ जब आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको कम पैसे लग रहे हैं, मतलब लेमन लैंग्वेज में ये, क्योंकि टेक्निकल बातें आदों को समझ नहीं आती हैं तो इसीलिए लेमन लाइन में ही हम समझते हैं, ठीक है ना, लेमन लैंग्वेज में लोअर कॉस्ट पर यूनिट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जब आपको कम पैसे लगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाने में, तो उसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं, तो मतलब अपनी भाषा में ऐसे जान लो।
क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर दोज विच। देखिए इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सिंपली इंटरनल से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के विदन या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब मिल रहा है। इसका मतलब है, और ये किसके लिए होता है, तो ये देखिए अकेयर टू द होल इंडस्ट्री, देखिए नहीं इंडस्ट्री के लिए तो नहीं होता, क्योंकि इंटरनल इकोनॉमिक्स है तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म के रिलेटेड ही होगा। एक्योर ओनली टू अ स्पेसिफिक फॉर्म एज इट एक्सपेंड, बिल्कुल देखिए ये सिर्फ एक स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर अप्लाई होता है, उसके रिलेटेड होता है जैसे वो एक्सपेंड करती है। ओके, अब इसका कारण क्या होता है कि जब जैसे एक जो फॉर्म है वो बढ़ेगी, उसके कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे, शायद जो उसके सप्लायर हैं वो उसको सस्ते में अच्छा मटेरियल दें, उसके जो अंदर फंक्शनिंग है वो इन्हेंस कर जाए, वो इम्प्रूव कर जाए, ठीक है ना, आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, ये सब फैक्टर जो हैं इसमें काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एक्सपेंशन पाथ इज़ द लोकस ऑफ। देखिए एक्सपेंशन पाथ जो होता है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। डिफरेंट आउटपुट लेवल्स के लिए हम लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन को फाइंड करते हैं कि ऐसे कौन से दो कॉम्बिनेशन हैं जिसमें हमें कम से कम पैसा लगे और जो है आउटपुट जो है वो इम्प्रूव कर सके। इसका सिंपली मतलब ये है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन अ फर्म ग्रोस सो लार्ज दैट मैनेजमेंट बिकम इनएफिशिएंट इट एक्सपीरियंसिस। देखिए जब एक फर्म इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाए, मतलब कि वो जो बिजनेस के वर्किंग है, जो फंक्शन है, जो प्रोडक्शन है, उसको मैनेज करने में इनएफिशिएंट जो हो जाए, तो फिर वो फॉर्म है क्या एक्सपीरियंस करेगी। देखिए वो फॉर्म सिंपली इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स को क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है ना। हमने ऊपर पढ़ा था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, ठीक है ना, वो क्या होता था कि जिसमें लोअर कॉस्ट पर यूनिट लगता था, और इसमें क्या है हायर कॉस्ट पर यूनिट लगना स्टार्ट हो जाएगा, समझ आई। क्वेश्चन नंबर 16 है एन आइसोकॉन्ट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस। देखिए जो आइसोकॉन्ट है वो शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स जो कि क्या प्रोड्यूस करें, जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी, ठीक है ना। मतलब दो अलग कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर आप 10 लेबर लगा रहे हो, 3 मशीनें लगा रहे हो, आप 20 बना रहे हो। अब आपने क्या किया, अब आपने लेबर को 7 कर दिया और मशीनों को 6 कर दिया, तब भी आपके जो है सेम जो लेवल है आउटपुट निकल रहा है। तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो सेम है, ठीक है। इसका सिंपली ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है द स्लोप ऑफ एन आइसोकॉन्ट इज द। देखिए जो आइसोकॉन्ट है उसका स्लोप क्या होता है, तो वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जो आइसोकॉन्ट का स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई आर आइसोकॉन्ट्स यूजुअली कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए जो आइसोकॉन्ट्स होते हैं यूजुअली कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं, देखिए कन्वेक्स होता है ये ऐसा, ठीक है ना, ये कन्वेक्स है, और ये होता है कनकेव, तो ये नहीं होता, ठीक है ना, ये होता है। तो ये कन्वेक्स टू द रीजन क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्यों होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये जो है कन्वेक्स टू द रीजन होता है। ओके, तो 18 का राइट आंसर है बी। 19 की ओर बढ़ते हैं। अ राइट एंगल्ड एल शेप्ड आइसोकॉन्ट इम्प्लाइज दैट फैक्टर आर। देखिए राइट एंगल्ड यानी कि एल शेप्ड जो आइसोकॉन्ट होता है उसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो डिफरेंट
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या आउटपुट्स हैं वो परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर एक कार बना रहे हैं और उसके साथ जो अगर आप 4 टायर नहीं मतलब बनाते तो वो जो एडिशनल बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा जब तक आप वो 4 टायर ना बनाएं। तो सिंपली इसका ये मतलब होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन इज बाउंडेड बाय। देखिए जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे बाउंड होता है, तो वो रिज लाइन से जो होता है बाउंड होता है, ओके। तो राइट आंसर आएगा रिज लाइन। देखिए अब आपका छोटा सा काम है कि आप मुझे इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो रिज लाइंस की, ओके। इतना सा छोटा सा काम कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है एन आइसोकॉस्ट लाइन शोज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट। देखिए जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेम टोटल कॉस्ट जिनका होता है, जिनका सेम टोटल कॉस्ट होता है। समझ आई? तो राइट आंसर आएगा बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ द प्राइस ऑफ लेबर फॉल्स द आइसो कॉस्ट लाइन विल। देखिए अगर जो लेबर का प्राइस है वो फॉल कर जाता है, जो आइसो कॉस्ट लाइन है क्या होगा, वो पाइवट अवर्ड्स ऑन द लेबर एक्सिस, यानी कि वो जो है लेबर एक्सिस की ओर जो है थोड़ी सी पाइवट हो जाएगी, ओके। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो ये असर्शन और रीजन के बेस्ड है, ओके। तो हमारा असर्शन है अ रैशनल प्रोड्यूसर नेवर ऑपरेट्स इन स्टेज 3। एक जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कभी भी स्टेज 3 में ऑपरेट नहीं करेगा। और इसका रीज़न क्या बता रहे हैं कि इन स्टेज 3 द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज़ नेगेटिव। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कभी भी स्टेज 3 में ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टेज 3 में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है किसका, वेरिएबल फैक्टर का, वो नेगेटिव होता है। तो इसी वजह से उस पर ऑपरेट करने का फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। तो राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमी। इन दिए गए हुए 4 ऑप्शन में से एक्सटर्नल इकोनॉमी कौन सी है? तो इनमें से बेटर इंटरनल मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी बाय द फर्म, इम्प्रूव्ड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। देखिए एक्सटर्नल इकोनॉमी सिंपली है कि अगर रीजनल का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हो जाती है, जो एक्सटर्नल से कास्ट पड़ रही थी इन फैक्टर में वो कम हो जाएगी, तो वो सिंपली एक्सटर्नल इकोनॉमी है। बाकी जो है वो इंटरनल है, वो फर्म के विदन है। एक्सटर्नल यही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम इट इज़ इक्वल टू। देखिए जब एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ओके। तो वो किसके इक्वल होता है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। द लीनियर होमोजूनियस प्रोडक्शन फंक्शन इम्प्लाइज। देखिए जो लीनियर होमोजूनियस प्रोडक्शन फंक्शन है वो कौन से डिग्री में जो है होता है या इम्प्लाई होता है, तो वो डिग्री 1 पे होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है स्टेटमेंट 1 है आइसोकॉन्ट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए आइसोकॉन्ट जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 ये कह रही है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, अ हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट।
और स्टेटमेंट 2 ये कह रही है कि जो हायर आइसोकांट है वो रिप्रेजेंट करती है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर जो हायर आइसोकांट है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है कि जो हायर आइसोकांट है वो रिप्रेजेंट करती है हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है। ओके, और वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 28 है टेक्निकल एफिशिएंसी रिफर्स टू। देखिए टेक्निकल एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। जो हमारे पास गिवन इनपुट हैं उनमें से उनका यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करना ही टेक्निकल एफिशिएंसी होता है। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है इफ़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि लेबर और कैपिटल ज़्यादा है प्रोडक्शन लेबर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपिटल, यानी कि पी का मतलब आप प्रोडक्शन भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, प्राइस भी लगा सकते हो। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि आपके दिमाग में चीज़ बैठे। ओके, द फर्म शुड यूज़, फर्म को क्या यूज़ करना चाहिए अगर उसका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा है? तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको ज़्यादा लेबर यूज़ करने चाहिए और लेस कैपिटल को यूज़ करना चाहिए। ओके, ठीक है ना। ये सिंपली प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल है। ओके, समझ आइए आपको? उसको लेबर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और कैपिटल को लेस यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है द लॉ ऑफ, एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इम्प्लाइज टू। देखिए जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो किसको अप्लाई करेगा? तो वो हर सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पर अप्लाई होगा शॉर्ट रन में, ठीक है। शॉर्ट रन में वो हर सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर अप्लाई होगा। तो राइट आंसर आएगा सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।